Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good. So, first of all, I welcome you everyone on this event about Microsoft Azure Cloud. My name is Sufillah Safir and I am from Mirpur University of Science and Technology. I am a Microsoft Alpha student ambassador and I have a co-host with me, Tameemuddin from UET Peshawar, a Microsoft student trainer and Beta MLSA. So, Tameem bhai, let's start the event. Hello. am I audible? जी तमीम भाई आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज़ साफ आ रही है? जी जी आ रही है साफ। अच्छा, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया इंट्रो के लिए और मौका देने के लिए। सो आई एम तमीमुद्दीन, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट ट्रेनर एंड cloud data engineer. I've served as a regional captain for Pakistan for AWS, and besides that, I'm also leading MLSA student chapter at my campus, leading around 20 plus MLSAs and a team of 30 something students. So with that said, let's start with the event cloud computing. तो सबसे पहली बात तो ये इवेंट स्टार्ट करने से पहले ही वो ये कि इधर आपको जो है हैंड राइज का बटन भी नज़र आ रहा होगा, रिएक्शन का बटन भी नज़र आ रहा होगा। इसका पूरा इस्तेमाल करना है। इतवार का दिन है, ठीक है। इंजॉयमेंट छोड़ के आप लोग अगर लर्निंग करने आए तो मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ सीख के जाओ आप लोग। ठीक हो गया? फिर समझना है, हाथ उठाओ, माइक ओपन अगर ओपन कर सकते हैं, पता नहीं एनेबल है कि डिसेबल है आप लोगों के लिए, वो ओपन करो। नहीं होता तो रिएक्शन दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको लेके चलते हैं आगे। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे थम्स अप देके ये बताओ या चैट में बताओ, क्लाउड कंप्यूटिंग का कितना पता है या कुछ नहीं पता? कितना पता है? ज़्यादा पता है, थोड़ा पता है? मतलब कितनी बेसिक में जाएं, कितनी एडवांस टॉपिक पे बात करें, उस हिसाब से। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज गाइस। जल्दी से कुछ बताओ। क्योंकि इस तरह मज़ा नहीं आएगा यार, जो है अगर मैं बहुत एडवांस चला गया या बहुत ही उससे हो गया। चलो ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट बाय यूजिंग पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह के डिफिनीशंस देख के ना, हमें जो भी ऑनलाइन हम पढ़ रहे होते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, कुछ अजीब सा है इसके अंदर, हमारे बस की बात नहीं है। तो इस डिफिनीशंस को साइड पे करते हैं और आपको जो है मैं थोड़ा लेके चलता हूँ, थोड़ा सा पीछे। कितना पीछे जाते हैं? अराउंड 2005 के ज़माने में, ठीक है, जब ज़रा इंटरनेट का बूम आ रहा था। तो तब क्या हुआ था? हुआ ये था कि सेल्स फोर्स, अगर किसी कंपनी, किसी बंदे ने उसका नाम सुना हो, सेल्स फोर्स एक कंपनी थी, वो सीआरएम के सॉल्यूशंस देती थी। सीआरएम, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, ये कस्टमर्स को डील करना है, हैंडल करना। तो पहले जो सॉफ्टवेयर होते थे बिफोर द इंटरनेट एरा, कैसे होते थे? सीडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, हर बंदे ने अपनी जगह उस पर इंस्टॉल कर लिया, बल्कि सीडी भी नहीं, फ्लॉपी में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, जो कि अक्सर काम छोड़ देती थी। अच्छा खैर, तो उसके बाद सीडी में डिस्ट्रीब्यूट होते, लेकिन सेल्स फोर्स जब आया, उसने क्या किया? उसने ये किया कि भाई हम जो है ये सब कुछ आपको इंटरनेट पर सर्विसेज देंगे, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जैसे कि हम आजकल जो है सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? ऐसे करके उन्होंने सर्विसेज देना शुरू कर दी। तो जब उन्होंने सर्विसेज देने इस तरह की शुरू करी ओवर द इंटरनेट, तो ऑब्वियसली वो जो है उनके कहीं सर्वर पे चल रहा होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को चलने के लिए बैक एंड के लिए सर्वर तो चाहिए। अच्छा, जब उनके पास सर्वर था ही है, तो उन्होंने ऐसा किया कि ये सर्वर तो हमारा यूज़ हो रहा है, लेकिन लेट्स से कि अगर हम जो है यही सर्वर अपना यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स हर वक्त हम अपने कस्टमर्स को मैनेज नहीं कर रहे होते, जो सेल्स फोर्स के कस्टमर हैं, जो कंपनी सेल्स फोर्स की सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही थी, लेट्स से वो जो है सुबह के वक्त ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी पीक आवर्स में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी आवर्स में उनके सर्वर ऐसे ही चल रहे हैं। और लेट्स से
20% इस्तेमाल हो रहे हैं, 80% ऐसे ही पड़े हुए। तो उनके जहन में आया कि क्यों ना ऐसा करें कि बाकी जो 80% हमारा इस्तेमाल नहीं हो रहा, वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, तो क्यों ना हम जो बाकी जो इस्तेमाल नहीं हो रहा, खर्चा तो हमारा आ रहा है, मतलब बिजली भी हमारी लग रही है, सब कुछ लग रहा है, इंफ्रा को हमने मेंटेन भी रखा हुआ है, सब कुछ है, तो ये एक्स्ट्रा जो है ना हम इसको किराए पे दे देते हैं आगे। सिंपल सी बात। जैसे कि आपने एयरबीएनबी का सुना होगा, कंपनी जो है जिस तरह काम करती है वो, जिसके पास अपने घर में एक्स्ट्रा जगह हो, कोई रूम हो या पूरा घर हो, कुछ भी हो, या कोई फ्लैट हो, वो इस्तेमाल में नहीं होता तो वो जो है किराए पे आके दे देता है। सिमिलरली इन्होंने क्या किया, क्लाउड कंप्यूटर के साथ ऐसा कर लिया कि भाई अगर एक्स्ट्रा हमारे पास जो है वो पड़ी हुई है, स्टोरेज पड़ी हुई है, या कंप्यूटिंग पावर यानी कि सीपीयूज वगैरह पड़े हुए हैं या जीपीयूज पड़े हुए हैं, कुछ भी है, हम उनको जो है किराए पर दे देते हैं आगे। तो इससे ये होगा कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ है उससे हम पैसे भी कमा लेंगे, और जो फजूल में चल रहा होता है ये सिस्टम हमारा 24/7 ऑन रहता है, तो इससे हमारा खर्चा भी बच जाएगा। बस यही कहानी थी क्लाउड की, और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। क्लाउड का सारा फंडा क्या है कि जो हर जो अब बड़ी कंपनीज है, जिस तरह उसके बाद फर्दर जो था फिर AWS मार्केट में आया, अमेजोन जो था, अमेजोन के पास क्या था अपना, उसके पास था अपना ई कॉमर्स का सोल्यूशंस जो वो प्रोवाइड कर रहे थे, उन्होंने जो है उसको एक्स्ट्रा जो सर्विसेज थी उनको लॉन्च कर दिया। पर उसके बाद जब इनकी डिमांड बढ़ती गई तो उन्होंने एक्स्ट्रा डाटा सेंटर्स भी अलग से डिप्लॉय कर लिए इसके लिए। फिर उसके बाद एज्योर आया माइक्रोसॉफ्ट का, उन्होंने भी इसी तरह की सर्विसेज किराए पे देने शुरू कर दी। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में जो हम कुछ पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, क्या चीज़ होती है, वो यही होता है कि भाई जो चीज़ हमें किराए पे मिल रही है, पे एज यू गो मॉडल। पे एज यू गो मॉडल क्या होता है कि भाई लेट्स से किसी घर में मैं रह रहा हूँ, जितने दिन किराए पे मैं रहूंगा उतने दिन पैसे दूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। बस यही सिस्टम जो हमारे पास क्लाउड में भी है। अब उस जो हमें जगह मिल रही है किराए पे, उसको मैनेज करना, उसको कॉस्ट एफिशिएंट बनाना, उसको उसकी बाकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना, उसकी हेल्थ का ख्याल रखना कि सिस्टम हमारा चलता रहे, जो कुछ हम उस पर डिप्लॉय कर रहे हैं वो चलता रहे, तो ये सारी चीज़ों की मैनेजमेंट जो होती है, ये सारी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, आई होप क्लाउड का सारा बेसिक समझ आ गया होगा, कोई टेक्निकल बात नहीं करी मैंने इसमें, सिंपल से जो क्लाउड होता है, अगर समझ आ गई है तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कोई इशू है तो बताएं। आई गेस नो इश्यूज। परफेक्ट। तो आगे क्या है, क्लाउड सर्विसेज जो जब लॉन्च हुई थी, अमेजन आया, माइक्रोसॉफ्ट आया, जीसीपी, फिर गूगल भी आया, और इस तरह के अभी अलीबाबा भी है, ओरेकल भी है। इसके अलावा जो है इस तरह के और भी, हुआवे का भी क्लाउड है। हर एक ने अपना अपना, जो बड़ी कंपनी है उन्होंने अपना क्लाउड इस्टेब्लिश किया हुआ है। इवन फेसबुक का भी क्लाउड है। हर एक कंपनी का क्लाउड है, क्योंकि उनको जिस स्केल पे काम करना पड़ता है, तो उनके लिए इतनी बड़ी डाटा सेंटर्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो अब हम थोड़ा स्पेसिफिक चले जाएंगे इसके आगे, जो है कि क्लाउड की तुमने बात कर ली, लेकिन अब उन सर्विसेज को मैनेज करने के लिए डिफरेंस क्या है। मतलब कि एक तरफ हमारे पास आ गया अमेजोन, आ गया कि भाई AWS अमेजोन का क्लाउड है, दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है। तो सारा फंडामेंटल जो मैंने एक्सप्लेन की सब में वही है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उनकी जो नाम है। लेट्स से अगर एक जो है स्टोरेज को कह रहा है कि भाई मैं उसे नाम दूंगा S3 का, दूसरों से कह रहा है कि नहीं मैं उसे कहूंगा ब्लॉब स्टोरेज, तीसरों से कह रहा है कि नहीं मैं उसे कहूंगा कोई ब्ला ब्ला, कोई और स्टोरेज का नाम ले लेता है उसका, कि भाई मेरी ये स्टोरेज है। तो सिर्फ उसमें ये डिफरेंस है, बाकी जो काम कर रहे हैं वो सेम है। तो आपको एक मरतबा उसके फंडामेंटल समझ आ गया कि भाई ये है क्या चीज़, सिंपल सी चीज़ है, क्या चीज़ें इसमें होती है, काम किस तरह कर रहे हैं। बाकी फिर आपके सामने कोई भी क्लाउड आ जाए, आप जो है आराम से उस पर काम कर सकते हैं। बाकी एजूर के अंदर कौन सी सर्विसेज हैं, उनके नाम क्या हैं, कैसे काम करती हैं, वो आपको बता देगा सफ़ी। बस मैं जो हूँ ये क्वेश्चन देके, क्वेश्चन क्या है, विच वन इज बेस्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म। अच्छा, क्लाउड प्लेटफॉर्म सारे के सारे बेस्ट हैं, सब चल रहे हैं मार्केट में, सब बेस्ट हैं, कोई इसमें बुरा नहीं है। बस सिर्फ बात आ जाती है कि किसका मार्केट शेयर ज़्यादा है, किसका कम है, और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से कि ज़्यादातर जो है मेजॉरिटी शेयर जो है AWS का, क्योंकि वो सबसे पुराना है। उसके बाद एजोर आया तो एजोर है, उसके बाद जो है GCP है। लेकिन अब एक तो एक आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो पहले से जो यूज़ कर रहे हैं आपको भी यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स से कि आपने खुद चूज़ करना है, आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं कौन सा यूज़ करूँ, तो उसके लिए आप देखेंगे कि भाई मुझे कौन सा आता है, या ऐसा एक फैक्टर ये हो जाता है कि भाई आपको कौन सा क्लाउड अच्छे से आ रहा है। दूसरा फैक्टर उसमें ये आ जाता है कि कौन सा क्लाउड आपके लिए ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है। तीसरा फैक्टर उसमें ये आ जाता है कि उस क्लाउड के लिए
कुछ क्लाउड पे काम करने के लिए आपको टेक्निकल बंदे आसानी से कहाँ से मिल सक रहे हैं, सस्ते में कहाँ से मिल सक रहे हैं, तो इस तरह का फैक्टर आके फिर आपको इसमें से कोई एक क्लाउड चूज कर लेते हैं। बाकी सर्विसेज सबकी जो है प्लस और माइनस सेम ही है। और टू यू सफी। सो जैसे कि बेसिकली तमीम भाई ने बताया क्लाउड से रिलेटेड, और डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स का भी बताया कि मार्केट में कौन कौन से हैं। तो हम इस इवेंट में बेसिकली एक स्पेसिफिक क्लाउड की तरफ जाएंगे, अज्योर की तरफ। तो अज्योर मार्केट में इसका सेकंड नंबर पे है शेयर, और AWS के बाद अज्योर आता है, और अज्योर अभी AWS को भी कम्पीट कर रहा है। और अज्योर जो है वो 2006 में लॉन्च हुआ, और 2010 में सॉरी लॉन्च हुआ, और 6 में AWS लॉन्च हुआ। बट इतने गैप के बावजूद भी अज्योर काफ़ी आगे चला गया, और कम्पीट कर रहा है आज AWS को। तो बेसिकली अज्योर है क्या चीज़? तो अज्योर एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और टू बिल्ड सॉल्यूशंस एंड आपके बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट हैं, गोल्स हैं, उनको फुलफिल करता है। और अज्योर आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स रनिंग इन द क्लाउड, और जो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट कर सकते हैं अज्योर में। और एडवांसिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, मशीन लर्निंग एंड IoTs। और जैसा कि पहले तमीम भाई ने बताया कि ये पे एज़ यू गो मॉडल है, कि जितने टाइम के लिए आप इनके रिसोर्सेज को यूज़ करते हो उतने टाइम के लिए आपको उनको पे करना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अज्योर। अब हम आगे इसके रिलेटेड देखेंगे। तो बेनिफिट ऑफ यूजिंग अज्योर क्लाउड सर्विस क्या है? कि सबसे पहली चीज़ जो है वो पे एज़ यू गो है, कि जितने टाइम के लिए आप यूज़ कर रहे हो, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि उतना आपको पे करना पड़ता है। देन नेक्स्ट बेनिफिट जो है इसका वो है गो ग्लोबल इन मिनट्स। तो अच्छा आप सफी, अपनी सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये चैट में मैसेज आ रहा है कि आपकी आवाज़ इनको थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, तो अच्छा, आप देख लें अगर आपके एंड पे कुछ हो जाता है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? चैट में काइंडली अगर लिखते हैं हेलो, अब आ रही है? क्लियर नहीं है थोड़ी, या तो माइक आप अच्छा, एक थोड़ा मुश्किल से समझ आ रहा है, चलो खैर। मिनट। हेलो, जी अब सही है। चलिए सही है, अब ठीक है। अब बिल्कुल ही हेलो, गायब हो गई। अब ठीक है। अब ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लाउड सर्विसेज जो थे वो हम पे एज़ यू गो था, जो हम ऊपर देख चुके हैं कि जितने टाइम के लिए आप यूज़ कर रहे हैं क्लाउड की सर्विस को उतना आपको पे करना पड़ता है रिसोर्सेज को। और गो ग्लोबल इन मिनट्स, इससे ये मुराद कि आप अगर आप कोई अपना ऐप डिप्लॉय करना चाहते हैं, आप मल्टीपल रीजन्स में डिप्लॉय कर सकते हैं जस्ट इन अ फ्यू क्लिक्स। आप अपने कस्टमर को अपना ऐप डिलीवर कर सकते हैं। और ये है ग्लोबल इन मिनट्स। और साथ में देन नेक्स्ट फीचर जो है हाई स्केलेबिलिटी। तो अज्योर आपको हाई स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इससे मुराद ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को एज़ पर योर रिक्वायरमेंट स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। तो जिसमें वर्टिकल स्केलिंग आ जाता है और हॉरिजेंटल स्केलिंग आ जाता है, देन इसको हम देखेंगे। और हाई रिलायबिलिटी आगे नेक्स्ट फैक्टर है। हाई रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि अज्योर आपको लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है, कि आप अपनी एप्लीकेशन को उस रीजन में डिप्लॉय करो जहाँ पे आपके यूज़र के एंड पे उसको लो लेटेंसी मिल सके। साथ में अज्योर आपको फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है हाई लेवल की, कि जब लेट्स सपोज आपने एक अपना ऐप बनाया किसी रीजन में, तो अगर उस रिसोर्स की आप एज अ बैकअप कॉपी किसी और अवेलेबिलिटी जोन में रखेंगे, तो अज्योर आपको 99.95% इस बात की अश्योरिटी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आपका जो कस्टमर है उसको डाउन टाइम नहीं मिलेगा, बल्कि लो लेटेंसी मिलेगी। तो ये हाई रिलायबिलिटी है। और देन स्केलेबिलिटी में वर्टिकल स्केलिंग आ जाती है। वर्टिकल स्केलिंग से ये मुराद है कि लेट्स सपोज अगर आप कोई ऐप बनाना चाह रहे हैं,
और आपको मोर कंप्यूट पावर रिक्वायर्ड है, और साथ में रैम और वर्चुअल मशीन्स वगैरह ये कुछ रिक्वायर्ड हैं, तो देन आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, डिमांड के मुताबिक आप वर्टिकली स्केल अप कर सकते हैं। और देन अगर आपको बाद में उनको कम करना है तो आप इजीली उनको स्केल डाउन भी कर सकते हैं स्पेसिफिकेशन को। सो इसके बाद वर्टिकल स्केलिंग के बाद आ जाता है हमारे पास हॉरिजेंटल स्केलिंग। हॉरिजेंटल स्केलिंग की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान में एक दराज ऐप है, सिंपल एग्जांपल है कि देखें कि अगर दराज में आप यूजुअल डेज में ट्रैफिक देखें तो लेट्स सपोज 30-50,000 होगी, बट जब दराज में 11-11 या 12-12 के सेल लगती है या फिर वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं, तो वही जो ट्रैफिक है वो 30 से 50,000 से लाख तक पहुंच जाती है। तो ये 2-3 दिन के लिए या मंथ के लिए दराज क्या करता है, दराज सर्वर्स और जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड होती हैं, रिसोर्सेज, वर्चुअल मशीन्स, तो वो क्या करता है कि वो एज अ रेंट पे ले लेता है क्लाउड से। और देन जब ये सेल और ये टेन्योर एंड होता है तो दराज अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको स्केल डाउन कर देता है। सो ये थी हॉरिजेंटल स्केलिंग। और देन उसके बाद हमारे पास अज़्योर के शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल्स आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जैसे तमीम भाई ने पहले का बताया कि 2005 की आप अगर सिचुएशन कंपेयर कर लें तो ऑन प्रेमिसेस से मुराद ये है कि अगर आप अपना फिज़िकल डेटा सेंटर होस्ट करते हो और आप सब जितने भी रिसोर्सेज हैं आप खुद हैंडल करते हो, तो ये ऑन प्रेमिसेस है कि आप क्लाउड की तरफ नहीं जा रहे बल्कि क्लाउड से पहले। तो देन जब आप क्लाउड पे आते हो तो 3 मॉडल्स आते हैं, और उनमें अयास, पैस और सैस। अयास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो इसमें ये होता है कि क्लाउड जो है अज़्योर क्लाउड आपको एक इंफ्रा प्रोवाइड करता है अपना, कि इस पर आप काम करो, ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ करो और एप्लीकेशन आप अपनी मर्ज़ी की बनाओ, और साथ में उसमें जो डेटा स्टोर करना है वो सब कुछ आपको हैंडल करना है। जस्ट हमने आपको एक इंफ्रा प्रोवाइड करना है। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं तो अज़्योर में एक वर्चुअल मशीन है जो इसकी एग्जांपल है कि अज़्योर आपको अपना इंफ्रा प्रोवाइड करता है और आप उस पर के काम करते हो वर्चुअल मशीन पे। और इसी तरह AWS में इसको कहो तो वो EC2 होगी, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। और पैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इसमें ये होता है कि आपको अज़्योर ऑपरेटिंग सिस्टम तक चूज़ किया हुआ देता है और बाकी स्टोरेज वगैरह सब कुछ देता है, बट एप्लीकेशन बनाना, उस पर डेटा को चलाना, ये बाकी चीज़ें आप पे होती हैं कि आप जो यूज़र होता है वो इसको हैंडल करता है। और इसकी जो एग्जांपल है अगर AWS पे आप देखें तो रिलेशनल डेटाबेस सर्विस RDS इसकी एक एग्जांपल है। और अज़्योर पे देखें तो अज़्योर स्टैटिक वेब ऐप, जो वेब ऐप्स आप वेब सर्विसेज ऐप सर्विसेज प्रोवाइड करता है अज़्योर, वो पैस की एग्जांपल में आ जाता है। और देन नेक्स्ट वन है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपको बनी बनाई एप्लीकेशन दे दी जाती है, आपको जस्ट उस पर डेटा पुट करना होता है और यूज़ करना होता है। और इसकी एग्जांपल जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट हैं जो मेलिंग एक्टिविटी में हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया, वन ड्राइव हो गया। और इसी तरह अगर GCP पे बात करो तो वो गूगल ड्राइव पे आप क्या करते हैं, आप देखो गूगल ड्राइव भी एक आप GCP का एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो, बट आप उसके लिए पे नहीं कर रहे होते क्योंकि उसके लिए आपका जो क्लाउड है GCP है वो पे कर रहा होता है। डेट्स वाई बहुत से लोग इससे अनअवेयर होते हैं कि ये हम क्लाउड की सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक क्लाउड की आप सर्विस को यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल थे। देन उसके बाद कंजप्शन बेस्ड मॉडल्स आते हैं। अब कंजप्शन बेस्ड मॉडल में दो चीज़ें आ जाती हैं, दो तरह के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ओपेक्स, कैपेक्स एंड ओपेक्स। तो बेसिकली कैपेक्स क्या है कि आप किसी भी इंफ्रा पे, किसी भी रिसोर्स के वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो होती है, अपफ्रंट एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको कैपेक्स कहा जाता है। कि लेट्स सपोज अगर आपने कोई एक IT की कंपनी ओपन करनी है तो आप डायरेक्ट जाके IT की अगर बिल्डिंग
भी ख़रीद लेते हैं तो ये कैपेक्स में आ जाता है कि डायरेक्ट आपने एडवांस पेमेंट करके देन उसको बाय कर लिया। तो ये वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो उसको कैपेक्स में कहते हैं। और देन ओपेक्स में आपके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर आ जाते हैं कि जो मंथली बेस्ड इंस्टॉलमेंट में होते हैं, मतलब जैसे आप रेंट दे रहे हो बिल्डिंग का या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स दे रहे हो पर मंथ, और देन सिक्योरिटी मेंटेनेंस डेटा सेंटर की। तो ये दो चीज़ें थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। अब जब क्लाउड नहीं था तो उससे पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर थे तो उन पे आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो जब क्लाउड आया तो क्लाउड के अंदर जो चीज़ फॉल करती है वो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, कि जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो क्लाउड आपको प्रोवाइड करेगा। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप इन्वेस्ट करें, इलेक्ट्रिसिटी होगी और सिक्योरिटी होगी। आई थिंक अब आ रही है मेरी आवाज़? हेलो, प्लीज़ चेंज योर माइक। ओके अच्छा, अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ठीक हो गया, ओके। सो ये थे कंजप्शन बेस्ड मॉडल के जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो फॉल करता है ओपेक्स ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर पे। और आपको इसमें ये है कि आपको फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पे नहीं करना पड़ता। आपको क्लाउड ये एक बेनिफिट देता है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अब हम तो ये कह रहे हैं कि जो क्लाउड है, अज़्योर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी, अब हम तो ये कह रहे हैं कि हम डिफरेंट रीजन्स में एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं, बट रीजन्स होते कहाँ पे हैं, फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं, क्या होता है इनमें। सो लेट्स इस पर बात कर लेते हैं। तो रीजन्स बेसिकली जियोग्राफिकल लोकेशंस होती हैं जहाँ पे अज़्योर अपने डेटा सेंटर्स को होस्ट करता है। कि मतलब रीजन्स बेसिकली आप एग्जांपल ले लें कि कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज़ में AWS अज़्योर के डिफरेंट रीजन्स हैं, और उन रीजन्स के अंदर डिस्क्रीट डेटा सेंटर्स हैं जो अज़्योर ने होस्ट किए हुए हैं। और उन्हीं डेटा सेंटर्स के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स का कंसेप्ट आ जाता है, वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली जो अज़्योर है इसने ऑल ओवर द वर्ल्ड में 60+ रीजन होस्ट किए हुए हैं, और 300+ डेटा सेंटर्स हैं ओवर ऑल दी वर्ल्ड राइट नाउ। और देन उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन्स, तो ये अगर आप पिक्चर पे देखें तो ये जिस तरह एक अज़्योर का रीजन है और इसमें 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, और ये तीनों आइसोलेट हैं आपस में। और जो अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं स्पेशली ये सेपरेट डेटा सेंटर्स होते हैं, और हर एक अवेलेबिलिटी जोन बना होता है एक या एक से ज़्यादा डेटा सेंटर्स के थ्रू, और ये आपस में हाई कनेक्टिविटी बैंडविड्थ के साथ कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि अगर एक भी अवेलेबिलिटी जोन्स तो बन सकता था, अज़्योर ने क्यों एक रीजन पे एक से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स बनाए? तो इसका मकसद ये था कि अगर एक अवेलेबिलिटी जोन्स में अनफॉर्चुनेटली कोई डिज़ास्टर अकर कर जाता है तो आपके पास एज अ बैकअप जो रिसोर्स या डेटा है कस्टमर का वो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से स्टार्ट हो जाएगा चलना, और वहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन मौजूद होगी। सो नेक्स्ट वन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अच्छा, अब हमने बात की कि 60+ रीजन हैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, तो अब कंट्रीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अज़्योर अब बाकी कंट्रीज़ के लिए क्या करता है जहाँ पे इसके रीजन्स नहीं हैं, तो अज़्योर ने इसके लिए भी प्लान किया है कि एज सर्वर्स, एज पॉइंट्स बनाए हैं कि लेट्स सपोज अगर आपने एक अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय की लेट्स सपोज एशिया पैसिफिक में, और आपका जो कस्टमर है वो US का है। अब आपका कस्टमर्स ने वहाँ से मतलब एप्लीकेशन से कोई पेजेस उठाने हैं या डेटा उठाना है, डाउनलोड करना है लेट्स सपोज, तो वो रिक्वेस्ट करेगा आपके जो US के करीब एज सर्वर या एज पॉइंट होगा,
लेट्स सपोज एग्जांपल यूएस में तो है रीजन, बट अगर वो रिक्वेस्ट करेगा तो सबसे पहली रिक्वेस्ट एज सर्वर को जाएगी जो उसके पास होगा। देन एज सर्वर क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट भेजेगा मेन रीजन में। देन मेन रीजन से वो रिक्वेस्ट आएगी वापस एज सर्वर के पास, और एज सर्वर वो डेटा प्रोवाइड कर देगा कस्टमर को। तो अब ये यहाँ पे ये होगा कि जब रिक्वेस्ट आएगी मेन रीजन से एज सर्वर के पास, तो एज सर्वर उस डेटा की एक कॉपी अपने पास रखेगा और एक कस्टमर को प्रोवाइड कर देगा। अब वो कॉपी की रेप्लिकेशन पास रखने की वजह ये है कि कोई और कस्टमर अगर क्लोजेस्ट एज लोकेशन से आता है तो मैं उसको इसकी रेप्लिका प्रोवाइड कर दूँ, मतलब वो अपने कैशे मेमोरी में इसको स्टोर कर देता है। तो जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा होता है ना डेटा, तो उसको क्लोजेस्ट जो एज सर्वर्स होते हैं वहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो ये बेसिकली कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। और देन अज्योर की वर्चुअल मशीन्स। तो अज्योर में आप 4 तरह की वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। First one is on-demand virtual machine, the next one is reserved virtual machine, and the other one is dedicated virtual machine, and the last one is virtual machine scale set. So हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि इनके कहाँ कहाँ यूज़ होता है वर्चुअल मशीन्स का। तो ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन ट्रेनिंग पर्पज़ और टेस्टिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है। मतलब शॉर्ट कोई प्रोजेक्ट आपने उस पर काम करना हो, मतलब मंथ का हो या कुछ डेज़ का हो, तो उस पर काम करना हो तो आप ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हैं। और इसमें आप उतना पे करते हैं जितना आपने सर्विस को यूज़ किया होता है, मतलब पे एज यू गो है। और यहाँ पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलता ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन में। तो और यहाँ पे आप जो अपने चेंजेस अपनी मशीन को डिलीट मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी टाइम। और साथ में जो रिज़र्व वर्चुअल मशीन है, अब इसमें एक कमिटमेंट होती है, टर्म्स आती हैं कि कुछ ईयर्स का आपको बताना पड़ता है अज्योर को कि इतने टाइम के लिए ये मुझे वर्चुअल मशीन चाहिए, 1 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर। तो इसका जो पेमेंट मेथड होता है इसमें ये होता है कि एक तो मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई मेथड है, और सेकंड वन इज़ अपफ्रंट। अब अपफ्रंट आपने उसमें देखा था कि अपफ्रंट क्या होता है कि पेइंग द इंटायर अमाउंट फॉर अ सर्विस और सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग। एट द बिगनिंग में आपने देखा था कैपेक्स का जो पीछे कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो अपफ्रंट पेमेंट वो आ गई। और ईएमआई में आपको जो ओपेक्स ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर पड़ी थी वो आ जाती है। तो ईएमआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं इसकी, और साथ में अपफ्रंट के थ्रू भी। ईएमआई में आपको 15 से 45% डिस्काउंट मिलेगा, और अपफ्रंट पेमेंट में आपको 25 से 65% डिस्काउंट मिलेगा। जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं एट दी एंड रिस्पॉन्ड कर दूंगा टॉपिक के एंड होने के बाद। सो देन इसकी जो रिजर्व वर्चुअल मशीन तब आप यूज़ करते हैं जब एसक्यूएल वेब सर्वर्स या डेटाबेस के साथ आपको काम करना हो। देन आगे डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन्स, आपको यहाँ पे डेडिकेटेड हार्डवेयर सेटअप प्रोवाइड कर दिया जाता है अज्योर की तरफ से प्राइवेट, और यहाँ पे आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये आपको हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल के लिए। और देन लास्ट वन इज़ वर्चुअल मशीन स्केल सेट। अच्छा, यहाँ पे भी आप क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, और साथ में आप यहाँ पे 2 ऑप्शन मौजूद होते हैं, ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर का। तो लोड बैलेंसर सिंपली ये चीज़ है कि आपका जो अगर ट्रैफिक आ रहा है, लोड आ रहा है, तो उस लोड को डिफरेंट कंटेनर्स में डिवाइड करके डिफरेंट कंटेनर्स में डालना, ताकि हर एक अवेलेबिलिटी जोन में इक्वल लोड मिले। किसी भी एक किसी जोन में एक जो इक्वल है लोड वो मिले। ज़्यादा किसी में ऐसा ना हो कि किसी कोई ऐसा जोन हो जो वीक पड़ जाए। तो हर एक अवेलेबिलिटी जोन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। So the next one is containerization. तो the main purpose of container is to solve the environment issues. तो कंटेनर का मेन जो पर्पस है वो ये है कि इन्वायरमेंट के इश्यूज को सॉल्व करना। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो लेट्स सपोज आप एक कोड लिख रहे हो, और लेट्स सपोज आप लिखते हो उसको VS कोड पे, और आपका जो सिस्टम है, जिस सिस्टम पे आप लिख रहे हो उसमें लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें Windows 7 हुई है, और आपका कोड वहाँ पे स्मूथली चल रहा है। बट
अब उसको आप जब टेस्टिंग के लिए लेके जाते हो दूसरे सिस्टम में, और दूसरे सिस्टम की कंपैटिबिलिटी उससे चेंज है, मतलब उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो विंडोज़ 11 का है। तो अब यहाँ पे एक फेलियर अकर होगा, यहाँ पे अब फेलियर एक अकर होगा कि जो आपने वहाँ पे डेवलप किया है कोड, वो तो विंडोज़ 7 की कंपैटिबिलिटी के उस इन्वायरमेंट के मुताबिक था, बट ये विंडोज़ 11 के इन्वायरमेंट में नहीं चल रहा। तो इसका सिंपलेस्ट सोल्यूशन ये है कि टू गिव द सेम इन्वायरमेंट टू द टेस्टर, तो जो टेस्टर का इन्वायरमेंट है वो भी सेम हो, और जहाँ पे आपने कोड डिप्लॉय किया है, डेवलप किया है, वहाँ पे भी दोनों इन्वायरमेंट सेम हो। अब इनको सेम करने के लिए, ये कोई एरर ना आए, आप क्या करते हो, आप कंटेनराइजेशन यूज़ करते हो, कंटेनर्स बनाते हो और रिसोर्सेज को अपने कंटेनर्स के अंदर डाल देते हो। सो द नेक्स्ट वन इज Azure Kubernetes सर्विसेज। तो Azure Kubernetes जो सर्विस है, ये ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर है डिप्लॉइंग और स्केलिंग अप कंटेनर्स। बेसिकली ये कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होती है, और जो है, और ये आपको लो लेटेंसी प्रोवाइड करती है। मतलब यहाँ पे भी लोड बैलेंसिंग यूज़ होती है कि आप अपने लोड को डिफरेंट कंटेनर्स में सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो कुछ फीचर्स हैं इसके, फीचर्स ऑफ क्यूबरनेटिस, सर्विस डिस्कवरी एंड लोड बैलेंसिंग। सो जो मैंने आपको पहले बता दिया कि क्यूबरनेटिस आपको लोड बैलेंसिंग का फीचर देता है कि हाई ट्रैफिक कंटेनर की तरफ आ रही है तो उसको बैलेंस करना और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ट्रैफिक में फैला देना उसको। और इससे ये आपको बेनिफिट होता है कि जो आपकी डिप्लॉयमेंट है वो स्टेबल हो जाती है। और देन नेक्स्ट जो है स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन। स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन में ये है कि क्यूबरनेटिस जो आपकी स्टोरेज है उसको भी इन्हेंस कर देता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो अब कुछ माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं। तो जैसा कि अब हमारा जो इवेंट था ये अज्योर फंडामेंटल्स पे था ज़्यादा फोकस, जो ज़्यादा थ्योरेटिकल था, बट इसके अलावा बाकी भी सर्टिफिकेशंस हैं अज्योर की। तो सबसे पहली जो सर्टिफिकेशन है, अगर आप क्लाउड में बिगनर हैं और क्लाउड को सीखना चाहते हैं, तो जो रिकमेंडेड सर्टिफिकेशन है वो है माइक्रोसॉफ्ट फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स में 3 सर्टिफिकेशन आ जाती हैं, AZ900, DP900 एंड AI900। तो AZ900 कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी अगर बिलोंग करता है तो वो भी इसको ईजीली कर सकता है। और ये जो 3 फंडामेंटल्स हैं, इनमें बेसिकली आपको बताया जाता है कि क्लाउड है क्या, इसकी सर्विसेज काम कैसे करती हैं। और जो अज्योर डेटा फंडामेंटल है ये ज़्यादातर डेटाबेस के लिए यूज़ होती है, और अज्योर AI फंडामेंटल अगर आप मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहे हैं तो आप AI900 की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। सो अब इसके बाद फंडामेंटल के बाद एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन आ जाती है, जिसमें अज्योर सोल्यूशन आर्किटेक्ट आ जाता है, अज्योर नेटवर्क इंजीनियर आ जाता है। अगर आपने कुछ एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है तो आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल पे जा सकते हैं, एसोसिएट पे। देन उसके बाद एक्सपर्ट लेवल है, और देन लास्ट वन इज स्पेशलिटी। तो जो एग्ज़ाम की फ़ी है इनमें $99 राइट नाउ अज्योर फंडामेंटल की फ़ी है, और $165 अज्योर की एसोसिएट एग्ज़ाम की फ़ी है, और एक्सपर्ट की भी और स्पेशलिटी की, इन तीनों की फ़ी सेम है $165। सो अब हम इनको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट आगे एक लिंक एक प्रोवाइड करूँगा जहाँ से आप ये सारी सर्विसेज को एक्सप्लोर कर सकते हो, हर एक सर्विस के बारे में कि कौन सी सर्विस कैसे काम करती है, और साथ में कौन कौन सी स्किल्स उस सर्टिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं, और साथ में क्या क्या एग्ज़ाम का एक डोमेन है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कौन सी डोमेन से आते हैं किस सर्टिफिकेशन में। सो ये एक यू कैन एक्सप्लोर मोर सर्टिफिकेशन है, तो ये एक लिंक है जहाँ से आप अज्योर की सर्टिफिकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम आगे मूव करते हैं स्लाइड्स पे, देन हम इसको लास्ट पे एक ही बार एक्सप्लोर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अज्योर सब्सक्रिप्शन। तो अज्योर की जो सब्सक्रिप्शन है वो 4 तरह की होती है बेसिकली।
एक होती है अज्योर फ्री ट्रायल, जो 1 मंथ का होता है और आपको वहाँ पे अज्योर के 200 क्रेडिट्स मिलते हैं। और देन उसके बाद एक होती है पे एज यू गो, के जितना आपने यूज़ करना है तो आप उतना पे करोगे। और देन उसके बाद एक माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट ट्रेनर के लिए होती है, जैसे तमीम भाई मौजूद हैं, इनको भी मिली होगी वो। और उसमें आपको 100 क्रेडिट्स मिलते हैं पर मंथ 1 ईयर के लिए। और देन उसके बाद एक स्टूडेंट्स के लिए है, और आई होप कि यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स ही होंगे, और उनके लिए एक सब्सक्रिप्शन है कि वो 12 मंथ के लिए हर एक मंथ उनको भी 100 क्रेडिट्स मिलते हैं अज्योर के, वो आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है साथ में, और ये उसका लिंक है कि अज्योर फॉर स्टूडेंट फ्री अकाउंट क्रेडिट। तो ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से भी प्रोवाइड किया जा सकता है, और साथ में आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो वहाँ से भी आप बना सकते हैं। सो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट हैपन आफ्टर आई यूज़ माई 100 क्रेडिट्स आर आई एम एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स। और अगर मैं अपने लास्ट मंथ में हूँ सब्सक्रिप्शन के, तो मैंने सारे यूज़ कर लिए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक तो वो मेथड है पे एज यू गो, सब्सक्रिप्शन की तरफ जाओ, लेकिन वो पे है तो आपने उस तरफ नहीं जाना। स्टूडेंट के लिए आप ऐसा करो कि आप न्यू अकाउंट क्रिएट करो। तो न्यू अकाउंट के लिए सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे वो चेंज करके यूज़ करोगे, पहले वाला नहीं यूज़ करना। सो नेक्स्ट वन, ये कुछ प्रोडक्ट हैं एज्योर स्टूडेंट अकाउंट में जो आपको मिलते हैं, जिन पे आप काम कर सकते हैं। एज्योर डेवऑप्स सर्वर हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, विंडोज सर्वर हो गया, एज्योर का हाइपर वी हो गया। तो देन उसके बाद अब हम सर्टिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं। थोड़ा सा सर्टिफिकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स सो हम सर्टिफिकेशंस की 1 मिनट में आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मैंने लिंक पेस्ट किया, और यहाँ पे ये वेबसाइट है जहाँ पे आप अज्योर की हर सर्टिफिकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अज्योर की डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके आप इस एग्ज़ाम को आराम से इजीली पास कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम स्टडी गाइड भी मिल जाएगी, और देन हर एक अज्योर फंडामेंटल लेवल की अलग से मिलेगी, एक्सपर्ट और देन एसोसिएट लेवल की अलग से, और स्पेशलिटी लेवल की भी, और साथ में आपको कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या आप इसमें करते हो परफॉर्म सर्टिफिकेशन के लिए। सो हमारा जैसे इवेंट अज्योर फंडामेंटल पे है, तो हम अज्योर फंडामेंटल की सर्टिफिकेशन की तरफ जाते हैं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। और आपको ये जान के भी खुशी होगी कि अज्योर फंडामेंटल में आपने काफ़ी टॉपिक्स जो यहाँ पे इसी इवेंट में कवर कर लिए हैं। तो ये एग्ज़ाम सर्टिफिकेशन, अब यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिया जाता है कि आपको ये फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ क्लाउड कंसेप्ट ये सर्टिफिकेशन देगी, और कौन कौन सी सर्विसेज के बारे में बताएगी। तो ये एक ओवरव्यू है। देन उसके बाद स्किल्स मेजर के आपको कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए इस सर्टिफिकेशन के लिए। तो बेसिक क्लाउड के कंसेप्ट, आर्किटेक्चर, सर्विसेज और मैनेजमेंट और गवर्नेंस। देन यहाँ पे देखिए ये एक कोर्स है, आप यहाँ से इसको इजीली सीख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन है अज़्योर की, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिफरेंट इस तरह जाके आप एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देन साथ में एग्ज़ाम की एक असेसमेंट भी है कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट। तो ये एक अच्छा आपको प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। और देन उसके बाद
ये 1 मिनट में, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है तो इसके बाद अगर आपने AZ900 की सर्टिफिकेशन करनी भी है तो, या फिर AI900 की सर्टिफिकेशन की तरफ जाना है, तो अब आपको भी पता है कि $95 अज़योर आपको कॉस्ट कर रहा है। बट क्यों ना अगर आपको ये सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, सर्टिफिकेशन का जो वॉचर है, एग्ज़ाम वॉचर, तो इसके लिए आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ चलते हैं। बट उससे पहले आपको एक अज़योर फंडामेंटल क्लाउड स्किल चैलेंज के बारे में बताता चलूँ कि एक अज़योर 900 पे एक क्लाउड स्किल चैलेंज होस्ट किया गया है और एक अज़योर AI900 पे। तो इनके जो 3 लर्निंग पाथ्स हैं, 11 मॉड्यूल्स हैं अप्रोक्सीमेटली हर एक चैलेंज के। 2 चैलेंज हैं, अगर आप कम्युनिटी में हैं तो आपको वहाँ पे ये शेयर कर दिए जाएंगे। तो इससे आप जो है ना फंडामेंटल्स की आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। डिस्क्राइब क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरऑल जो है वो इसमें क्लाउड स्किल चैलेंजेस में आ जाता है, जिसके थ्रू आप उसको कवर कर सकते हैं। जैसे आप ये देख लेंगे जो ये लर्निंग पाथ है AZ900 के लिए, तो जो क्लाउड के कंसेप्ट हैं उनकी वेटेज 25 से 30% है, और देन आर्किटेक्चर की वेटेज 35 से 40% है, और देन जो मैनेजमेंट और गवर्नेंस की वेटेज है वो 30 से 35% है। तो आप इन लर्निंग पाथ को सीख के, ये जो क्लाउड स्किल चैलेंज है इनको भी करके आप एग्ज़ाम की तरफ जा सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं। सो ये एग्ज़ाम की वेटेज आ गई। तो अब जो नई चीज़ आपके लिए है वो है MLSA प्रोग्राम। सो MLSA प्रोग्राम के थ्रू ही आप अज़योर की जो MTC वॉचर है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। आपको मिल सकता है AZ900 और AI900, और हम डिफरेंट जो MLSA के एडवांटेजेस हैं तो उसको देखेंगे। मेरी जर्नी जो MLSA से स्टार्ट हुई थी वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और साथ में MLSA प्रोग्राम है क्या असल में। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर? माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर ग्लोबली कैंपसेस में सिलेक्ट होता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और जिसका एम ये होता है कि लोकल कम्युनिटी, टेक की कम्युनिटीज़ को चलाना, और साथ में डेवलप करना कैरियर की स्किल्स अपने अंदर भी, और ओवरऑल कम्युनिटी के लिए सर्व करना। और देन व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ MLSA? जो MLSA प्रोग्राम है ये एजुकेशनल और प्रोमोशनल प्रोग्राम है, और ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एम ये है कि स्टूडेंट के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी को लाना, और ये सिर्फ ना सिर्फ आपको एकेडेमिया में बल्कि आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, उनमें भी आपको ट्रेनिंग ऑफर करता है। और मेरी जो जर्नी थी MLSA की तरफ, तो वो मैंने फर्स्ट मई मार्च को अप्लाई किया था, और देन आफ्टर 3 to 4 days आई हैव गॉट माई कंट्रीब्यूटर ID। देन यूजिंग माई कंट्रीब्यूटर ID आई हैव completed टेक्निकल ट्रेनिंग्स एंड पाथ एक्टिविटीज़। और देन उसके बाद ये कंट्रीब्यूटर ID आ गई थी मेरी, और देन इस कंट्रीब्यूटर ID को यूज़ करते हुए मैंने कुछ पाथ कंप्लीट किए, और कुछ यूनिक विजिटर्स की रिक्वायरमेंट थी जो आपको माइक्रोसॉफ्ट के कंटेंट पे लाने पड़ते हैं, और देन आप एज आ एम्बेसडर सिलेक्ट होते हो ये ट्रेनिंग और पाथ कंप्लीट करके। उसके बाद मुझे एक्सेप्टेंस आ गई थी 17 अप्रैल को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और देन मैं माइक्रोसॉफ्ट एज आ अल्फ़ा एम्बेसडर सिलेक्ट हो गया था अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, और आई एम द थर्ड वन इन माय यूनिवर्सिटी अल्फ़ा एम्बेसडर। मेरे अलावा 2 और हैं जो बीटा एम्बेसडर हैं, वो मुझसे सीनियर हैं।
और जो बेनिफिट्स मुझे मिले अल्फ़ा से, वो माइक्रोसॉफ्ट 365 की डोमेन मिली, और देन अकाउंट मिला, और साथ में एक अमेजिंग कम्युनिटी मिली जहाँ पे मैं अपना नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, और साथ में अपनी जो एक मेंटोरशिप मिली। मेंटोरशिप प्रोग्राम्स डिफरेंट MLSA की तरफ से होते हैं आपको, कि आपको एक मेंटोर प्रोवाइड किया जाता है जो मेंटी को आगे गाइड करता है आगे फ्यूचर के लिए उसकी स्किल्स। सो माइक्रोसॉफ्ट बैचेस और इसके बेनिफिट्स मिले। और देन इसमें 3 स्टेजेस आ जाती हैं माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर में। पहला आप अप्लाई करते हो तो आप न्यू सिलेक्ट होते थे पहले 2023 में, और अब जो नया प्रोग्राम आया है इसमें ये है कि आप डायरेक्ट अल्फ़ा एम्बेसडर सिलेक्ट होते हो, क्योंकि आप जो पाथ एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रीब्यूटर आईडी के थ्रू डिस्कॉर्ड में ही कंप्लीट करके आ चुके होते हो। देन ये अल्फ़ा के कुछ बेनिफिट हैं कि आपको मंथली अज्योर के क्रेडिट्स मिलते हैं 150, विजुअल स्टूडियो सब्सक्रिप्शन मिलती है, और MTC वॉचर जो मैंने आपको बताया कि ये मिलता है आपको अगर आप क्लाउड स्किल चैलेंज होस्ट करते हो और डिफरेंट इवेंट करवाते हो, और माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर की डोमेन मिलती है। और देन इसी तरह बीटा में आपको एक स्वैग किट मिलती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और मेंटोरशिप प्रोग्राम्स हैं। और इसी तरह जो गोल्ड है वो लास्ट बैच है, और इसमें आप एक माइक्रोसॉफ्ट के मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में इनवाइट किए जाते हो, और डिफरेंट लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको, और इसमें भी आपको गोल्ड की स्वैग किट एक मिलती है। सो बेनिफिट्स ऑफ MLSA लास्ट। ये कुछ बेनिफिट हैं कि आपको एक अमेजिंग कम्युनिटी मिलती है और जिसके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, और ये आप अपनी रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो इस एक्सपीरियंस को, और लीड्स के साथ बातचीत कर सकते हैं आप, और माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स मिलती हैं डिफरेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आउटलुक हो गया, और बाकी फ्री डोमेन नेम मिलती है स्टूडेंट एम्बेसडर की, MTC वॉचर मिलता है, और लिंक्डइन लर्निंग हो गया, और गाइडेंस मिलती है फ्रॉम एक्सपर्ट। और आप इसी तरह जिस तरह आज ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, ऐसे ही आप MLSA के थ्रू इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो डिफरेंट। अब मैं तमीम भाई के एंड पे जाऊंगा, और तमीम भाई आपको कुछ इसके बारे में मज़ीद बताएंगे, और देन आपके लिए एक क्विज़ भी है, और देन उसके लिए भी तमीम भाई आपको गाइड करते हैं। तमीम भाई। जी भाई। अच्छा, जी सबसे आवाज़ आ रही पहले है? तो जी जी बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले तो इन लोगों से फीडबैक लेते हैं कि इनको समझ आई, और कोई क्वेश्चंस अच्छा, हो वो पूछे। एक क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। रीजन्स ऑल सर्वर्स आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच वंस। रीजन बेसिकली, रीजन ये होता है कि आप जब भी कोई आप रिसोर्स बनाते हो ना अज्योर के अंदर, तो सबसे पहले आपको अज्योर पूछता है कि आपने इसको किस रीजन में डिप्लॉय करना है इस सर्वर्स को। अगर लेट्स सपोज आप सर्वर ही बना रहे हो, वर्चुअल मशीन ही बना रहे हो, तो आपसे अज्योर पूछता है सबसे पहले कि आप इसको कौन से रीजन में डिप्लॉय करना चाह रहे हो, और देन उसके बाद उस रीजन के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स आ जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन इसमें और मज़ीद क्या है? सो आई विल एक्सप्लेन इट मोर। अच्छा, अ, चलो, जब तक इसका कोई क्वेश्चन है चैट में लिखता है या माइक ओपन करता है, तब तक थोड़ा कम्युनिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। जी तो जी। मेरे से के बेनिफिट्स पे तो बात हो गई, चलो कि क्या बेनिफिट्स हैं इसके, ये चीज़ें मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है। ये तो एज अ आप लोग समझ लें कि बाय प्रोडक्ट आप सबको मिल ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ज़रा कुछ और चीज़ों पे, जो कि जिन पे ज़्यादा बात नहीं की जाती, उस पर बात करता हूँ। कि जैसे कि इधर लिखा हुआ है कि भाई आपके रिज्यूमे में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अभी रिज्यूमे में ऐड होके आपको कितना फ़ायदा देंगे, क्योंकि बहुत, मैंने बहुत नोट किया है कि कुछ लोग जो होते हैं कि यूनिवर्सिटी के हर छोटी बड़ी, आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी हर एक कम्युनिटी के अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और अपनी स्टडीज़ को भी नहीं देख रहे होते, या जो है देख रहे होते हैं
लेकिन हर एक कम्युनिटी में इन होते हैं, हर एक कम्युनिटी को उस तरह टाइम नहीं दे रहे होते। तो कम्युनिटी से आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है, मतलब कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि कुछ कम्युनिटीज़ को इंटरनेशनली लेके गया, मैनेज किया। अभी भी और कम्युनिटीज़ को मैनेज कर रहा हूँ। जहाँ तक मैंने नोट किया है, अगर आप लोग जो है अपनी रेज्यूमे में देखें ना कि रेज्यूमे में आपका कितना काउंट होता है, तो रेज्यूमे में आपका ये ऐसे काउंट होगा। और कंपेयर करते हैं कि आपके पास स्किल्स भी हैं और रेज्यूमे के अंदर आपका ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो भी ऐड है। तो अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं, काम आप लोगों ने किया हुआ है, तो फिर आपका जो कम्युनिटी एक्सपीरियंस है वो इतना मैटर नहीं कर रहा होता, मतलब उसके बारे में कोई इतना नहीं पूछता ना उसको इतना देखता है। ये मतलब जितने मैंने इंटरेक्शन हुई है इंडस्ट्री वगैरह के साथ, इतने इंटरव्यूज है, उसका इतना वो नहीं होता। लेकिन मिसाल के तौर पे आप लोग जो है जा रहे हैं अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप के लिए, मतलब फर्स्ट इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, आप लोगों के पास जो है अपनी रिज्यूमे में कुछ भी नहीं ऐड करने को, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी सारे के सारे रिज्यूमे खाली है। तो अब इधर आप लोग क्या ऐड करेंगे? कुछ तो आपको ऐसा ऐड करना होगा कि जो कि दिखाए कि मैं जो हूँ बस सिर्फ ये नहीं मेरा काम है कि भाई यूनिवर्सिटी आना जाना और या जो है सिर्फ शोहर लगाना, इसके अलावा जो है उसके अलावा भी मैं कुछ करता हूँ। तो उधर जो है ये जो आपका कम्युनिटी एक्सपीरियंस होता है, ये आपको उधर रिज्यूमे के अंदर सबसे ज्यादा उधर काउंट होता है, क्योंकि आपके पास और कुछ दिखाने को होता नहीं है। तो उधर आप जो है इस बेस पे एच ले सकते हैं आराम से उस बंदे पर जो कि कम्युनिटी में काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो आपका रिज्यूमे के हवाले से हो गया। खाली रिज्यूमे में तो जाएगी तो आपको कोई भी नहीं लेगा। नेक्स्ट चीज इसमें आ जाती है कि मल्टीपल कम्युनिटीज ज्वाइन करना, हर एक कम्युनिटी में इन होना। उसके अंदर अगर जो है आप लोग अपने इंटरेस्ट के हवाले से एक दो कम्युनिटीज ज्वाइन करते हैं, उनको अच्छे से टाइम देते हैं। ठीक है, मैं एक भी सिर्फ एक भी ज्वाइन कर ली, लेकिन उसमें से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, प्रो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, ये चीज़ आ गई। और साथ में जो है उसमें उससे लर्निंग लेना। तो अगर आपकी उसमें एक भी होना तो काफ़ी है, क्योंकि उस एक कम्युनिटी में, अच्छी कम्युनिटी में आपकी इतनी ग्रूमिंग हो जाती है, इतने आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, बाकी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आपके पास 5 6 8 10 कम्युनिटी एक्सपीरियंस ना भी हो, एक एक्सपीरियंस पे आप उसको ऐसे जस्टिफाई कर सकेंगे कि हाँ भाई वो जो है 10 कम्युनिटी वाले पे भारी होगा। तो ये चीज़ें जो हैं नोट करें, और साथ में स्टडीज़ भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, उसके बगैर तो ये नहीं कि हर वक्त कम्युनिटी चले। तो ये चीज़ें हैं। बाकी बात आती है सर्टिफिकेशंस की। सर्टिफिकेशंस कितना हेल्प करती हैं आपकी उसके अंदर, कैरियर के अंदर। मार्केट में अगर आप जाए सर्टिफिकेशंस बहुत है। इवन आप जो है अपनी अगर सर्टिफिकेशन कर भी लेते हैं, 2 3 भी कर लें सर्टिफिकेशन, तो जब तक आपने उसमें एक्चुअली काम नहीं किया होगा ना, आपको क्लाउड की एक्चुअल में समझ नहीं आएगी कि भाई इसकी डेप्थ क्या है। भी अगर आप बिगिनर लेवल की सर्टिफिकेशन करेंगे, मेजॉरिटी लोगों के पास वो है ऑलरेडी। और वो ज़रूरी भी है, बिल्कुल ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है। लेकिन सर्टिफिकेशन करने के साथ साथ अगर आपका जहन में ये है कि भाई सर्टिफिकेशन करूंगा तो डायरेक्टली जो है मेरी रिज्यूमे कहीं भी इन हो सकती है, मुझे कहीं भी उस पर जॉब मिल सकती है, तो ये परसेप्शन लेके आप लोग ना बैठें, क्योंकि उसके साथ आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स वगैरह होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर्टिफिकेट आप चाहे रीडिंग ही से कर लें, चाहे उसमें हैंड्स ऑन भी हो, फिर भी जो एक्चुअल प्रोजेक्ट आप करेंगे उससे जो आपकी लर्निंग होगी ना, एक अच्छा प्रोजेक्ट वो जो है ना वो सर्टिफिकेशन के एक्सपीरियंस से ज़्यादा आपकी काउंट होगी। और प्रोजेक्ट आप लोगों ने इसमें कैसे करना है, अगर लेट से कोई क्लाउड के अंदर जाना चाह रहा है, वो अपना प्रोजेक्ट इस तरह करे, इसमें प्रोजेक्ट जो है आपको नजर आएंगे कि भाई डिप्लॉय स्टैटिक वेबसाइट ऑन एज्योर, या इस तरह एक दो चीज़ें मैनेज कर ली। तो ये आप समझ लें कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना छोटी मोटी, ये सिर्फ एक असाइनमेंट है। जो सर यूनिवर्सिटी का छोटा सा असाइनमेंट होता है 2 3 पेजेस का, या कहीं से छापा मार के कर लिया, वो इस तरह है। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर आपने वाकई में क्लाउड के अंदर, क्लाउड की मार्केट में एंटर होना है, उसके अंदर अच्छा आपने जो है कमाना है और अच्छी जगह पे काम करना है, तो इन ये छोटे छोटे असाइनमेंट जो है, मतलब छोटी कंपनीज में हो भी जाएगा, लेकिन अच्छी जगह पे जाने के लिए आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। कोई अच्छी चीज़ उठाएं जिसमें 3 4 5 6 सर्विसेज आपस में जो है कम्युनिकेट कर रही हो, वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। फिर आप उसको ये देखें कि भाई उसके अंदर जो है अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट कर रही हैं, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट आपने अपने उसमें डाल दिया, रिज्यूमे में डाल दिया, आपसे पूछेगा कि आपने जब ये प्रोजेक्ट बनाया तो इस प्रोजेक्ट में आपने ये सर्विस यूज़ की है, हमारे पास इसके अल्टरनेटिव ये सर्विस भी तो है, तो आपने वो क्यों नहीं यूज़ की। तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए कि भाई मैं ये सर्विस यूज़ कर रहा हूँ तो क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसका क्या फ़ायदा है ओवर द अदर सर्विस। तो जब इस तरह करके आप क्लाउड का एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, आपको वाकई में अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई क्लाउड जो है ना उसकी कितनी डेप्थ है, कितना इसमें काम हो सकता है, इसका पोटेंशियल कितना है, और इसमें पैसा कितना है। आखिर में बात इसी की आती है।
तो ये चीज़ें हैं कुछ। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या जो है इसके अलावा डायरेक्टली आप लोगों को क्लाउड में काम कर रहे हैं कोई इशू आ रहा है स्पेशली में, तो AWS में ज़्यादातर काम कर रहा हूँ, तो एजूर में भी हो तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे सफ़ी को भी रीच आउट कर सकते हैं। और अभी अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, नहीं तो फिर हम चलते हैं इसकी तरफ। सो आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। हेलो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में पूछ सकता है, नहीं तो हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जाएं। अच्छा, हाँ, आप इजीली स्विच कर सकते हो अज़्योर पे अगर आप GCP पे ऑलरेडी काम कर रहे हो। और जाहिर सी बात है, जैसे तमीम भाई ने आपको पहले बताया कि जो सर्विसेज होती हैं वो तीनों में सेम ही हैं, सिर्फ ये है कि नेम चेंज है। जैसे अज़्योर उसको वर्चुअल मशीन कहता है और AWS उसको EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड कहता है। इसी तरह अज़्योर वर्चुअल नेटवर्क कहता है और VPC कहता है उसको AWS वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो जस्ट सर्विसेज का डिफरेंस है और थोड़ा इंटरफेस डिफरेंट है GCP का और अज़्योर का और AWS का। बाकी आप स्विच कर सकते हो। हाँ, ये डिफरेंट हैं, कंसोल और इंटरनल एरियाज जो हैं। मतलब इंटरफेस डिफरेंट है। आपको किन्हीं को लगता होगा कि AWS का इंटरफेस सबसे इजी है समझना, यूज़र फ्रेंडली है। सो ये कुछ सर्विसेज का डिफरेंस है कि इंटरफेस डिफरेंट है इनका थोड़ा सा, और साथ में सर्विसेज के नेम चेंज हैं। बाकी कॉन्सेप्ट एक ही यूज़ होता है। जो सर्विसेज Azure प्रोवाइड करता है वही GCP प्रोवाइड करता है और वही AWS। सो क्विज की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं ज़रा ऐड कर देता हूँ। ये आपने जो बात की है इधर की कांट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन आई डू, इसमें आपको एग्जैक्टली क्या मुश्किल आ रही है? क्योंकि जैसे इन्होंने बात करी कि वो चीज़ें तो आपकी वो होती हैं ना, इंटरफेस ये डिफरेंट होता है। इसके अलावा जो है अगर आप काम करते हैं उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड पे काम कर रहे हैं या उसकी APIs वगैरह यूज़ कर रहे हैं या SDKs यूज़ कर रहे हैं, तो GCP AWS हर एक क्लाउड वेंडर को जो है आपका SDK CDK और बाकी जो APIs होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो अगर आपने उससे क्विक स्टार्ट करना है कि भाई अगर आप डिफरेंट SDK पे काम कर रहे हैं, क्लाउड दूसरे क्लाउड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो सिंपली जो है आपको जाना है, सिंपली आपको जाना है उधर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उधर आपने सिर्फ गेटिंग स्टार्टेड वाला एक छोटा सा ब्लॉग पढ़ लेना है। कोई आपने जो है लंबी चौड़ी वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है, गेटिंग स्टार्टेड वाला ब्लॉग पढ़ लेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, और कंसेप्ट जो है आपके खुद ही मैप होते रहेंगे कि अच्छा उधर ये कर रहा था मैं, इधर जो है उस चीज़ को ये कह रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं। API डेवलपमेंट में एग्जैक्टली क्या इशू आ रहा है आप मुझे बाद में रीच आउट कर लें, इंशाल्लाह फिर मैं देख लेता हूँ उसको, क्योंकि बहुत से इश्यूज आ सकते हैं API डेवलपमेंट के, इश्यूज होते हैं हर जगह पे, इश्यूज होते हैं। अच्छा, क्विज का आप लोग ज्वाइन कर लिया? कोड नज़र आ रहा है, स्क्रीन विजिबल है? सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेंटीमीटर की वेबसाइट पे जाके क्विज को लॉगिन करें। इस कोड के, ये आपकी स्क्रीन में एक कोड नज़र आ रहा होगा उसके थ्रू, या फिर आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। ये एक छोटा सा क्विज है जिसके थ्रू आपको एक प्रीमियम वोचर प्रोवाइड किया जाएगा जो विनर होगा इसमें, 12 ईयर का, सॉरी 12 मंथ का, 1 ईयर का। अच्छा, सो जल्दी से सब पार्टिसिपेंट इसको ज्वाइन करें। मेंटीमीटर का चलें, मैं लिंक वैसे चैट में डाल ही देता हूँ, या तमीम भैया आपके पास है तो वहाँ से शेयर कर दें। हो गया जी, डन हो गया।
लिंक डल गई। अच्छा, ज्वाइन कर लिया तो थम्स अप दे दी। स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्विज। लिंक ये प्रोवाइड कर दिया आपको दोस्त मोहम्मद चैट पे। स्टार्ट करें, ज्वाइन कर लिया सबने? काइंडली सब थम्स अप कर दें ओके, जब ज्वाइन हो जाए। एक कोड स्क्रीन पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ ऊपर कोड। चलो 1 मिनट हो गया आई गेस, स्टार्ट करते हैं। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। बैकने को नहीं चाहिए कुछ? अरे हाँ, बाकी अगर किसी ने ज्वाइन करना है कुछ इशू आ रहा है तो विच एरिया इन विच ईयर वाज माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च? स्लाइड में लिखा हुआ था। आपको अपनी स्क्रीन पे शो होगा, जहाँ से आपने ज्वाइन किया उधर ही शो होगा, अगर इधर शो नहीं हो रहा आपको। अच्छा जी, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। First of all, let's see who is on the top. Samuel Haq. Okay, let's go. Ready, sound please. This one is tricky. अभी से हिंट दे रहे हैं इन्हें, क्या ख्याल है? माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ और एजोर का जी जी दे सीईओ दें, दे दें। सेम नहीं हो सकता? देख सेम है हाँ। कि नहीं, ये सोच लें आप लोग। अरे हाय, क्या बता भी रहा था मैंने, कुछ दी थी। 3 मिनट लगे, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। इवन अगर आप देखें उस तरफ AWS में या बाकी जो भी है, तो एक पेरेंट कंपनी होती है, उसके अंदर जो है फिर सब कंपनीज होती हैं, तो हर एक का अलग अलग लोगों ने सीईओ रखा होता है। चले खैर, आगे और भी क्वेश्चन है अभी। सेम लीडर बोर्ड। लेट्स स्टार्ट, गो विद द नेक्स्ट वन। फुल प्लेस रेडी।
ओके। Lesson 4 of 1. Okay, I guess that was it. कितने क्वेश्चन थे? जी बस इतने ही थे। अच्छा, तो सबसे ऊपर है समीउल हक। बस अनाउंस कर दो सर। जी अनाउंस कर दें। इसको क्या मिलेगा कि क्या मिल रहा लिंक्डइन है? एक प्रीमियम। वॉशिंग मशीन और साथ में एक इस्त्री, इस तरह की कुछ चीजें मिल रही हैं कि नहीं? कौन सी? जी तो पाकिस्तान एक वॉशिंग मशीन एक इस्त्री, इस तरह का कुछ मिल रहा है कि नहीं? कुछ अच्छा सा। नहीं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट में। अच्छा चलो ठीक है, जब स्पॉन्सर आएंगे अच्छे से ठीक हो गया। चलो इंशाल्लाह आपको जो है सभी ईमेल पे लिंक्डइन का वाउचर मिल जाएगा। उसके अलावा जो है अगर क्लाउड पे कोई काम करना चाह रहा है या उसको कुछ इशू आ रहा है तो मैंने भी मतलब अगर बात वाकई में बात करूँ तो यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं सीखा क्लाउड का, ना उन्होंने किसी का कोई कोर्स था कुछ था, खुद ही सेल्फ लर्निंग की है, खुद ही वो चल रहा था। तो आप लोग अगर कोई सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, कुछ उसको इशू है कुछ है तो रीच आउट करें। इंशाल्लाह जो भी तमीम इशू भाई होगा उसको आप डिस्कस करके सॉल्व कर लेंगे। जी चैट में लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर करते हैं। सो ठीक है बिल्कुल। लिंक्डइन की भी शेयर कर देता हूँ, टॉपमेट भी शेयर कर देता हूँ अगर कोई वो करना हो। हाँ, डू रीच आउट टू मी। और सफ़ी आप भी शेयर कर दें, आपके साथ किसी ने कनेक्ट होना। एंड ओके थैंक यू ओके। सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कैन बी शेयर आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल शेयर करें, एक दूसरे से कनेक्ट हो, यही तो कम्युनिटी का फायदा होता है कि भाई एक दूसरे से कनेक्ट हो, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखें आप लोग। और जिन लोगों की लिंक्डइन अच्छी नहीं है, प्लीज़ 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 अपनी लिंक्डइन पे काम करें, ज़रूर काम करें। आई डोंट नो, बल्कि मुझे सब जो है वो करें, लिंक्डइन पे मैसेज भी करें, कनेक्ट भी हो, क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं होगा लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ लिंक्डइन। अब मुझे उससे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं मैं बता नहीं सकता क्या क्या लिंक्डइन से पॉसिबल नहीं है। उसको ज़रूर यूटिलाइज करो। चाहे लिंक्डइन प्रीमियम अभी मिला है कि नहीं मिला, खैर और भी इवेंट्स होंगे उसमें आप लोगों को प्रीमियम मिल जाएगा, लेकिन बगैर प्रीमियम के भी जो है ना आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं ना। अगर आप वैसे ही बैठे होंगे तो बहुत मुश्किल है कि उस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके। ये आपको एज अ गेटवे काम करता है कि और लोगों के साथ आपको कनेक्ट कर सके, आप अपने आप को और लोगों के सामने लाइमलाइट में ला सके, जो आप लोग कर रहे हैं वो औरों के सामने आए। खैर आपका भी मौका मिला तो लिंक्डइन पे भी बात करेंगे इन डेप्थ कि कैसे जो है उसको आपने अगर पोस्ट करनी है तो कैसे करनी है, बाकी चीज़ें करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं उस पर। अच्छा कुलदीप, मैं यहाँ से अब प्रोवाइड नहीं कर सकता, मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नहीं है। तो आई विल शेयर इट ऑन माय कम्युनिटी, अगर वहाँ पे आप ऐड हुए तो। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच, लेट्स सेलिब्रेट दिस ओके, सेशन। थैंक यू सो मच सर। तमीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इवेंट में कंट्रीब्यूट किया। हैप्पी टू हेल्प। बाद में भी अगर कभी कुछ हुआ तो ज़रूर रीच आउट करें, इंशाल्लाह ओके मिलकर ग्रो करेंगे साथ। ओके ओके। चलो जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। So thank you so much, all of you. So this is all the event. Goodbye.